हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतिहासकार। आज हम लोग स्पेक्ट्रम सीरीज स्टार्ट करेंगे। हालांकि स्टार्ट तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज से करना चाहिए था, लेकिन मैं इंग्लिश से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ाई स्टार्ट की थी अपनी, तो होपफुली आप लोगों को मज़ा आएगा। हाँ, तो चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन से इंग्लिश और ब्रिटिश पावर का स्टार्ट होता है हिंदुस्तान में। उससे पहले भी हिस्ट्री है, लेकिन हम चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन से स्टार्ट करेंगे। Francis Drake's voyage around the world in 1580 and the English victory over the Spanish Armada in 1588 generated a new sense of enterprise in the British, encouraging sailors to venture out to the east as the knowledge grew of the high profits earned by the Portuguese in eastern trade. लोगों को जब पता चला कि पोर्टुगीज इंडिया में जो प्रॉफिट कमा रहे थे, तो उससे और भी जो ट्रेडर्स थे वो इस तरफ अट्रैक्ट हुए। उनमें से एक इंग्लिश भी थे जो कि हाई प्रॉफिट की तरफ अट्रैक्टेड थे। सो इन 1599 ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स कॉलिंग देमसेल्फ एज द मर्चेंट एडवेंचरर्स फॉर्म्ड अ कंपनी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। इन 1599 एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स था, व्यापारियों का ग्रुप, अंग्रेज़ी व्यापारियों का ग्रुप, जो कि अपने आप को मर्चेंट एडवेंचरर्स कहलाते थे। उन्होंने एक कंपनी बनाई। आप ये ईयर डेट स्पेसिफिकली याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ईयर आपको याद रखना है कि ऑन December 31, 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर इशू किया जो कि राइट्स दिया ब्रिटिश को। Basically, on December 31st, 1600, Queen Elizabeth I issued a charter with rights of exclusive trading to the company named the गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ये कंपनी का नाम था, जिसको क्वीन एलिजाबेथ वन ने 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर इशू किया और उनको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग, मतलब एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ उनको, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग टू द कंपनी नेम्ड गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ये कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। इनको क्वीन एलिजाबेथ वन ने 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर इशू किया जो कि ईस्ट इंडीज़ में उनको राइट दिया गया एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग का, मतलब सिर्फ उनको। इनिशियली अ मोनोपोली ऑफ 15 ईयर्स वाज ग्रांटेड। सब स्टार्ट में 15 ईयर का मोनोपोली ग्रांटेड था, जो कि एक्सक्लूसिव होता। मोनोपोली मतलब ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव राइट्स 15 साल के लिए, जो कि मई 1609 में एक्सटेंड कर दिया गया इंडेफिनेटली, हमेशा के लिए, बाय एक नए चार्टर से। इसमें आप याद रखेंगे 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन चार्टर इशू किया किस कंपनी को? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। और 1609 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले सबसे पहले कितना ईयर के लिए था? 15 साल के लिए। फिर 1609 में इसको इंडेफिनिटली मतलब इंडेफिनिट टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया एक नए फ्रेश चार्टर से। As the Dutch were already concentrating more on the East Indies, the English turned into India in search of textile and other commodities of trade. ईस्ट इंडीज़ में डच बिजी थे, तो इंग्लिश ने हिंदुस्तान की तरफ टेक्सटाइल और अलग अलग कमोडिटीज़ के लिए ट्रेड में हिंदुस्तान की तरफ उन्होंने अपना रुख मोड़ा। अब आते हैं प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी, फुटहोल्ड इन वेस्ट एंड साउथ। कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन April 1609 itself. Captain Hawkins arrived in the court of Jahangir in April 1609 itself, but the mission to establish a factory at Surat did not succeed due to opposition from Portuguese. कैप्टन हॉकिंस जो थे जहांगीर की कोर्ट में 1609 में आए थे, लेकिन फैक्ट्री इस्टेब्लिश कराने के लिए सूरत में जहांगीर से परमिशन मांगा था, लेकिन पोर्टुगीज़ ने इस डिसीजन को अपोज किया क्योंकि वो पहले से वहाँ थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई कॉम्पिटिटर आए, तो उन्होंने ये डिसीजन अपोज किया। एंड हॉकिंस लेफ्ट आगरा इन नवंबर 1611। आपको यहाँ ईयर याद रखना है 1609। जहांगीर याद रखना है, मुगल, उस टाइम मुगल एम्पायर था, उसमें कौन से राजा थे? जहांगीर
और कौन आया था इंग्लिश कंपनी की तरफ से? कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? अप्रैल 1609 में। तो स्टैब्लिश है फैक्ट्री एट सूरत, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पोर्टुगीज से अपोजिशन फेस करना पड़ा उनको। और हॉकिंस लेफ्ट आगरा इन नवंबर 1611। हॉकिंस ने नवंबर 1611 में आगरा छोड़ दिया। इन 1611 द English had started trading at Masulipatam on the south-eastern coast of India and later established a factory there in 1616. इंग्लिश ने मसूलीपट्टनम में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था 1611 तक ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मसूलीपट्टनम कहाँ है? साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में है। और उन्होंने बाद में एक फैक्ट्री भी वहीं 1616 में इस्टेब्लिश की। इट वॉज इन 1612 Captain Thomas Best defeated the Portuguese in the Sea of Surat and Empress Jahangir granted permission to the English in early 1613 to establish a factory at Surat under Thomas Aldworth. तो आपको यहाँ देखना है कि कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है कि 1611 में इंग्लिश ने मसूलीपट्टनम में अनऑफिशियली ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। लेटर 1616 में फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश कर दी। लेकिन यहाँ आते हैं 1612 में। ये मसूलीपट्टनम का था, 1611 में उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, 1616 में फैक्ट्री सेटअप की। लेकिन 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट के अंडर इंग्लिश ने पोर्टुगीज़ को हरा दिया था इन द सी ऑफ सूरत। इससे जहांगीर इम्प्रेस हो गया और उसने परमिशन दे दिया इंग्लिश को 1613 में फैक्ट्री सूरत में लगाने के लिए। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 1616, 1611, 1612, 13 में आपको इतना याद रखना। 1611 में मसूलीपट्टनम में इंग्लिश ने ट्रेडिंग स्टार्ट की। लेकिन 1616 में अगर से पूछेगा 1616 मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश की, 1616 में ट्रेडिंग कब स्टार्ट किया, 1611 में मसूलीपट्टनम में। और इसको आप साइड रखिए। उसके बाद आप यहाँ से आइए कि 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट के अंदर पोर्टुगीज़ को हरा दिया था ब्रिटिश ने। कैप्टन थॉमस बेस्ट याद रखना, सी ऑफ सूरत में इंग्लिश ने पोर्टुगीज़ को हरा दिया। इससे जहांगीर इम्प्रेस हो गया और इंग्लिश को 1613 में सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का परमिशन दे दिया गया। और यहाँ दो नाम हैं सेम, एक तो कैप्टन थॉमस बेस्ट है कैप्टन, एक थॉमस एल्डवर्थ है। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने पोर्टुगीज़ को सी ऑफ सूरत में हराया था, जिससे कि जहांगीर इम्प्रेस होकर उनको 1613 में सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने दिया। लेकिन सूरत में जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ ब्रिटिश का, वो हुआ अंडर थॉमस एल्डवर्थ में, अंडर थॉमस एल्डवर्थ। तो कैप्टन थॉमस बेस्ट अलग है, थॉमस एल्डवर्थ अलग है। अब आगे आते हैं। इन 1615 सर थॉमस रो केम एज एन एग्रीगेटेड एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, स्टेइंग ऑन देयर टिल फरवरी 1619। इन 1615 में सर थॉमस रो, काफ़ी थॉमस आ रहे हैं तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, सब अलग अलग हैं। थॉमस बेस्ट अलग है, थॉमस एल्डवर्थ अलग है, और थॉमस रो अलग है। 1615 में थॉमस रो एक एग्रीगेटेड एम्बेसडर के तौर पे आए ऑफ जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, स्टेइंग ऑन देयर टिल फरवरी 1619। वो 4 साल जहांगीर की कोर्ट में रहे 1619 तक, 1615 से 1619 तक। देयर दो ही वॉज अनसक्सेसफुल इन concluding a commercial treaty with the Mughal emperor, he was able to secure a number of privileges, including a permission to set up factories at Agra, Ahmedabad and Bharuch. यहाँ आपको देखना है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। थॉमस रो 1615 में जहांगीर के कोर्ट में आए एज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन। 4 साल तक रहे 1619 तक, फरवरी 1619 तक। हालांकि वो कोई कमर्शियल ट्रीटी नहीं करा पाए मुगल एम्परर और इंग्लिश के बीच में, लेकिन वो काफ़ी अलग अलग प्रिविलेजेस सिक्योर करके गए, जैसे कि परमिशन टू सेटअप फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच। मतलब उन्होंने कोई कमर्शियल ट्रीटी नहीं कर पाई मुगलों के साथ, लेकिन फैक्ट्री सेटअप करने का परमिशन उनको मिल गया। कहाँ आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच में। The English company did not have a smooth progress. It had to contend with the Portuguese and the Dutch in the beginning, but the changing situation helped them and turned things in their favor. इंग्लिश कंपनी का स्टार्ट या प्रोग्रेस जो था स्मूथ नहीं था। उनको पोर्टुगीज़ से अपोजिशन फेस करना पड़ा, डच से अपोजिशन फेस करना पड़ा स्टार्ट में, बट धीरे धीरे
सिचुएशन ने उनका हेल्प किया एंड टर्न थिंग्स इन देयर फेवर, उनके फेवर में चीज़ें बदली। Bombay had been given to King Charles II by the King of Portugal as dowry when Charles married the Portuguese Princess Catherine in 1662। बॉम्बे जो था, अब पोर्टुगीज़ और ब्रिटिश के बीच में दूरियां कैसे कम हुई और उनके बीच में जो अपोजिशन था वो कैसे पार्टनरशिप में बदला, वो स्टार्ट होता है बॉम्बे एज अ डाउरी गिफ्ट कर दिया गया पोर्टुगीज़ द्वारा। बॉम्बे हैड बीन गिफ्टेड टू किंग्स चार्ल्स टू, बॉम्बे को किंग्स चार्ल्स टू को गिफ्ट कर दिया गया, किसके द्वारा? किंग ऑफ पोर्टुगल के द्वारा। किस रूप में? एज डाउरी, दहेज के रूप में बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया गया किंग्स चार्ल्स टू को बाय द किंग ऑफ पोर्टुगल एज डाउरी व्हेन चार्ल्स मैरिड द पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन इन 1662 में किंग चार्ल्स टू ने पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन से शादी की। उसमें किंग चार्ल्स टू को बॉम्बे एज ए गिफ्ट मिला एज ए डाउरी। तो आपको यहाँ दो नाम इम्पॉर्टेंट है, किंग चार्ल्स II जिसकी शादी हुई प्रिंसेस कैथरीन जो कि पोर्टुगल के किंग की बेटी थी। कब शादी हुई? 1662 में। इसमें बॉम्बे ऐसे डाउरी दिया गया था। बॉम्बे वॉज गिवन ओवर टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड्स ओनली इन 1668। Later, Bombay was made the headquarter by shifting the seat of Western Presidency from Surat to Bombay in 1687। अब ये जो सीरीज ऑफ इवेंट है, इससे बॉम्बे एक सेंटर ऑफ पावर बन गया। जैसे 1662 में बॉम्बे इंग्लिश को दे दिया गया एज डाउरी गिफ्ट। लेटर इसके बॉम्बे वाज गिवन ओवर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एनुअल पेमेंट ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड के एनुअल पेमेंट पे बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया 1668 में। लेटर बॉम्बे वाज मेड द हेडक्वार्टर बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। सूरत से बॉम्बे को हेडक्वार्टर बना दिया गया इन 1687 में। लेटर बॉम्बे वाज मेड द हेडक्वार्टर बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे इन 1687। 1687 में सूरत को हटा के बॉम्बे को हेडक्वार्टर बनाया गया वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का। सो देयर वाज अ टैसिट पीस बिटवीन इंग्लिश एंड द पोर्टुगीज़। इस सीरीज ऑफ इवेंट्स से पता चलता है कि ब्रिटिश और पोर्टुगीज़ में एक तरह से एक पीस ट्रीटी हो गई। कोई ऑफिशियल ट्रीटी नहीं हुई, लेकिन सर्टेन इवेंट्स हुए जिससे दोनों के बीच अब ऑपोजिशन कम हुआ। सो देयर वाज अ टैसिट पीस बिटवीन द इंग्लिश एंड द पोर्टुगीज़ नाउ। देयर वाज ऑल्सो एन एंग्लो-डच कॉम्प्रोमाइज एज मेंशन्ड अर्लियर बाय विच द डच एग्रीड not to interfere with the English company's trade in India. Thus the English were rid of two arch rival। आपको पता है कि पोर्टुगीज़ से कैसे हुआ पीस। अब डच से भी एक एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जिसमें बाय विच डच एग्रीड नॉट टू इंटरफेयर विद द इंग्लिश कंपनीज ट्रेड इन इंडिया। एक एंग्लो डच कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जिससे डच ने एग्री किया कि अब वो इंग्लिश कंपनी के ट्रेड में कोई भी दखल नहीं देंगे। अब इंग्लिश दोनों आर्च राइवल डच और पोर्टुगीज़ दोनों से उनको निजात मिल गया था। द इंग्लिश कंपनीज पोजीशन वाज इम्प्रूव्ड बाय द गोल्डन फरमान इशूड टू देम बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन 1632 ऑन पेमेंट ऑफ 500 पकौड़ाज अ ईयर। दे अर्न द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। इंग्लिश कंपनी की पोजीशन और इम्प्रूव हुई किससे? एक गोल्डन फरमान से। किसने इशू किया था? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने एक फरमान इशू किया जिसको हम गोल्डन फरमान कहते हैं, सुनहरा फरमान कह सकते हैं। इससे इंग्लिश कंपनी की पोजीशन और इम्प्रूव हुई। इस फरमान में ये मेंशन था कि 500 पगोड़ाज जो उस समय की करेंसी हुई करती थी गोलकोंडा की, उसके ईयरली पेमेंट पे उनको ट्रेड प्रिविलेज मिलेगा। तो स्पेसिफिकली ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स, मतलब बंदरगाहों में व्यापार करना, ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। ये कब हुआ? 1632 में। तो आपको याद रखना है कि इंग्लिश कंपनी की पोजीशन इम्प्रूव हुई बाय गोल्डन फरमान। गोल्डन फरमान याद रखना है, किसने इशू किया था? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने इशू किया था। कब किया था? 1632 में। कितने पेमेंट ईयरली पे? 500 पगोड़ास। तो आपको इस पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोलकोंडा का करेंसी के बारे में, पगोड़ास। 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने गोल्डन फरमान इशू किया ऑन ए पेमेंट ऑफ 500 पगोड़ाज अ ईयर
उन्होंने ट्रेड प्रिविलेज दिया इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा के बंदरगाहों में। A member of the Masulipatam Council, the British merchant Francis Day in 1639 received from the ruler of Chandragiri permission to build a fortified factory which later became the Fort St. George and replaced Masulipatam as the headquarters of the English settlements in South India. A member of Masulipatam Council, the British merchant Francis Day in 1639 received from the ruler of Chandragiri permission to build fortified factory at Madras. मसूलीपट्टनम के काउंसिल जो कि एक ब्रिटिश व्यापारी थे फ्रांसिस डे, उनको 1619 में चंद्रगिरी के रूलर द्वारा एक परमिशन रिसीव हुई जिसमें मेंशन था कि वो एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री मद्रास में बना सकते हैं, जो कि बाद में जाना गया फोर्ट सेंट जॉर्ज से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है वो कहाँ है, मद्रास में है। वो पहले क्या था, फैक्ट्री था, किस रूलर ने परमिशन दिया था और किसको दिया था। तो मसूलीपट्टनम काउंसिल के मेंबर थे ब्रिटिश मर्चेंट, ब्रिटिश व्यापारी थे फ्रांसिस डे, जिनको 1639 में चंद्रगिरी के रूलर ने परमिशन दिया था टू बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास, जो कि बाद में सेंट जॉर्ज बना, एंड रिप्लेस मसूलीपट्टनम एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंग्लिश settlement in South India. Thereafter, the English extended their trading activities to the east and started factories at Hariharpur in the Mahanadi Delta and at Balasore in Odisha in 1633. इसके बाद इंग्लिश ने अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और एक्सटेंड किया टू द ईस्ट और फैक्ट्रीज स्टार्ट की हरिहरपुर में और महानदी डेल्टा में, इन द महानदी डेल्टा, हरिहरपुर इन द महानदी डेल्टा, और बालासोर जो कि उड़ीसा में है 1633 में। इसके बाद आते हैं कि बंगाल में इनका ब्रिटिश का फुट होल्ड कैसे मजबूत हुआ। बंगाल वॉज देन अ लार्ज एंड रिच प्रोविंस इन इंडिया, एडवांस इन ट्रेड एंड कॉमर्स, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल नेचुरली अपीयर्ड एज एन attractive proposition to the profit-seeking English merchants. Bengal was also an important province of Mughal Empire. Shah Shuja, the Subedar or governor of Bengal in 1651, allowed the English to trade in Bengal in return for an annual payment of 3,000 in lieu of all duties. बंगाल एक लार्ज और बहुत ही अमीर प्रोविंस था, एडवांस इन ट्रेड एंड कॉमर्स। यहाँ जाहिर सी बात है वो एक कोस्टल एरिया है, तो ट्रेडिंग इजी होती है बिकॉज आप लैंड लॉक स्टेट में हैं और एक कोस्टल स्टेट में है, तो एक कोस्टल स्टेट में ट्रेडिंग इजी होगी, मोस्टली ट्रेड पोर्ट से होता है। तो बंगाल एक लार्ज और बहुत ही अमीर प्रोविंस था जिसमें ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी डेवलप्ड था। कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल नेचुरली अपीयर्ड एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन टू द प्रॉफिट सीकिंग इंग्लिश मर्चेंट। इंग्लिश मर्चेंट भी इससे अट्रैक्ट हुए। और बंगाल वाज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस था। शाह शुजा द सूबेदार और गवर्नर ऑफ बंगाल, 1651 में शाह शुजा जो सूबेदार थे बंगाल के या गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने अलाउ किया इंग्लिश को बंगाल में ट्रेड करने के लिए। उनके बदले 3,000 एनुअल पेमेंट इन ल्यू ऑफ ऑल ड्यूटीज़, सारे ड्यूटीज़ के बदले 3,000 एनुअल पेमेंट देना होगा मुगल को, ब्रिटिश को, ताकि ब्रिटिश इजीली ट्रेड कर सके बंगाल में। ये था शाह शुजा ने जो ये अलाउ किया था इंग्लिश को ट्रेड करने के लिए बंगाल में, उसके बदले में 3,000 पेमेंट एनुअली। फैक्ट्रीज इन बंगाल, इसी के बाद फैक्ट्रीज इन बंगाल और वेयर स्टार्टेड एट हुगली इन 1651, ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल में हुगली में फैक्ट्री कब स्टार्ट हुआ है 1651 में, एंड अदर प्लेसेस लाइक कासिम बाज़ार,